नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो स्थान होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है ब्राजील। तो क्यों चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 10 दिवसीय जो एक अपनी यात्रा है, जो 5 देशों की उनकी एक लंबी जो यात्रा है वो हो रही है, और इसी में एक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील का जो दौरा है वो पीएम कर चुके हैं। तो इस कारण से देखें तो जो ब्राज़ील है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, जो स्थितियां हैं, जो उससे जुड़े हुए भौगोलिक कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। और ग्लोबल साउथ में भारत का सबसे बड़ा जो दक्षिण जो अमेरिकी ट्रेड पार्टनर है उस रूप में ब्राज़ील अब स्थापित हो चुका है। तो बड़े स्तर पर देखेंगे कि आखिर ब्राज़ील भारत के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और फिर हम बात कर लेंगे ब्राज़ील से जुड़ी हुई जो भी उसकी फिजियोग्राफी है, पॉलिटिकल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यही है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो चूँकि देखें तो लगभग 3 महाद्वीप 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, और उनका जो एक एफर्ट है वो यही है कि ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जो संबंध हैं उनको और बेहतर किया जाए। खास तौर पे दक्षिण अमेरिकी कंटिनेंट में जो ब्राज़ील एक सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला सबसे डेवलप जो कंट्री है उसके साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको बेहतर बनाना। और प्रधानमंत्री चूंकि 6 जुलाई 2025 को ब्राज़ील पहुंचे और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जो विदेश की रणनीति है, उनकी भारत की जो अपनी विदेश रणनीति है उसको वहां पर प्रस्तुत की। ये जो दौरा हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने और दक्षिण अमेरिका में भारत के जो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार जो देखें ब्राज़ील है उसको और मजबूत करने पर केंद्रित है। इससे जुड़े हुए अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात करें, खासतौर पे अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, तो भारत की विदेश नीति के लिए ये प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये जो दौरा है चूँकि ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए केवल नहीं है, बल्कि देखें तो दक्षिण अमेरिका में भारत के सबसे बड़े जो व्यापारिक साझेदार जो क्षेत्र हैं उनके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना है। और मोदी का ये जो दौरा है लगभग 6 दशकों में देखें तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला ब्राज़ील का यात्रा माना जा रहा है। और इसी कारण से भारत और ब्राज़ील एक तरह से देखें तो चूंकि भौगोलिक रूप से क्या है, इनके बीच की जो दूरी है, आप एक तरह से देखेंगे एशिया में भारत है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। तो इनके बीच में देखें तो जो भौगोलिक दूरी है वो तो काफ़ी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बीच के जो रिलेशनशिप हैं, जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत है। खासतौर पर दोनों देशों में देखें तो कभी जो पुर्तगाली साम्राज्य है उस साम्राज्य का ये दोनों देश हिस्सा हुआ करते थे। इससे इनके बीच में जो व्यापार है, जो संस्कृति है, उसका आदान प्रदान काफी पहले से होते रहा है। भारत से आम, नारियल बड़े स्तर पे ब्राज़ील भेजे गए हैं। नेल्लोर जैसी जो भारतीय गाय हैं उनकी जो नस्लें हैं उन नस्लों ने ब्राज़ील के पशुधन को एक बड़ा आकार देने में भी मदद किया है। तो इस तरह से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो आज के नहीं है, वो काफ़ी पुराने माने जा रहे हैं। भारत और ब्राज़ील के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो अक्सर एक तरह से डबल जो स्टैंडर्ड है उसका शिकार माने जाते हैं, चाहे विकास हो, संसाधन हो, या इस तरह के जितने भी अहम पहलू हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। लेकिन अब इसके बिना वैश्विक जो संस्थाएं हैं इस जमाने में आगे नहीं बढ़ सकती, इस तरह का जो मैसेज है वो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। दोनों देशों के बीच में जो औपचारिक संबंध है वो तो काफ़ी पहले अगर देखेंगे तो भारत ब्राज़ील के बीच में जो एक औपचारिक संबंध है वो 1948 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद कोल्ड वार के दौरान भारत की ओर से देखें तो 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए ब्राज़ील ने एक तरह से विरोध किया था। इस वजह से दोनों देशों के बीच में लंबे समय तक देखें तो जो एक रिश्ते हैं भारत और ब्राज़ील के बीच में वो बहुत बेहतर नहीं रहे, एक तरह से कड़वाहट रहा। लेकिन फिर से 90 के दशक में देखें, 90 में अगर देखें तो 90 के दशक में फिर से दोनों देशों ने पहल की और दोनों देशों की तरफ से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको खोलने के लिए पहल की गई। और इसके बाद देखें तो पूरी तरह से सिनेरियो बदल गया, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर हो गए। और आज देखें जो दक्षिण अमेरिकी देश जो ब्राज़ील है वो अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है उस रूप में काम कर रहा है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय की माने
जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अनुसार 2024-25 के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में ये कहा गया है कि 2024-25 में दोनों देशों के बीच में देखें तो $12 बिलियन से भी अधिक का कारोबार हुआ है। भारत ब्राजील को देखें तो बड़े स्तर पे जो डीजल है, कृषि रसायन की जो वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग के जो सामान है, एल्युमिनियम है, ये बड़ी भारी मात्रा में निर्यात करता है। बदले में ब्राजील से बहुत सारी चीज़ें आयात भी करता है, जैसे कच्चा तेल है, सोयाबीन तेल है, सोना है, लौह अयस्क है, चीनी है। तो ब्राजील से भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो भारत इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। तो इस कारण से दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संतुलन है वो भी बेहतर है। वैसे ये देखें तो ब्राजील के साथ व्यापार में भारत ब्राजील पर भारी पड़ता है, लेकिन एक तरह से बैलेंस की स्थिति है और भारत लगभग $6.77 बिलियन का क्या है, ब्राजील को निर्यात करता है। तो एक बड़ी जो विदेशी आय है वो भी ब्राजील से भारत को प्राप्त होती है। तो इस तरह से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर है और रक्षा सहयोग पर भी अब दोनों देश एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहयोग करें। डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, कृषि, जो हेल्थ जैसे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर एक दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करें। दोनों देशों में देखें रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए ये एक अहम अब मुद्दा भी हो चुका है। भारत ब्राजील के बीच में देखें तो जो आईटी दवा कंपनियां हैं, ये एक तरह से देखें तो इस समय आधार जो स्तंभ है उस रूप में काम कर रही हैं। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, ब्राजील में जाकर निवेश कर रही हैं। तो इस तरह से अब दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। विकासशील देशों की जो आवाज़ है वो बढ़ने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो ब्राज़ील निभा रहा है, क्योंकि एक तरह से देखें तो भारत और जो ब्राज़ील है ये दोनों क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के तहत आते हैं और इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो अब तेज़ी से बेहतर हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ जो कह सकते हैं कल्चरल रिलेशन है, उसने इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसे बेहतर करने में विशेष भूमिका निभाई है। यही नहीं, इंडिया इन जो योर लाइब्रेरी जैसे जो पहल है वो पहल क्या कर रहे हैं कि अब योग जो योगा होता है, योग या योग के जो क्लासेस हैं, डार्क स्तर पे देखें तो अब कई सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दोनों जो देश हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र को लेकर हम बात करें या फिर इस तरह के जो भी वैश्विक स्तर पे जो आतंकवाद है उसको लेकर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और ब्राज़ील में अगर देखें तो भारत के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, लगभग 5,000 से अधिक जो संख्या ऑफिशियल वो मानी जाती है कि ब्राज़ील में भारतीय इस समय रह रहे हैं। और भारत ब्राज़ील सिर्फ व्यापार से ही नहीं जुड़े हैं बल्कि दोनों के जो वैश्विक लक्ष्य है वो भी बहुत मिलते जुलते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों देश क्या है, जैसे ब्रिक्स जैसी जो संस्था है, ब्रिक्स के अलावा अगर देखेंगे तो दुनिया की जो G20 जैसी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर जो गठबंधन है या G4 जैसे जो संगठन है, उनमें दोनों क्या है कि ये अपनी जो मांगे हैं उनको पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। तो दोनों देश एक ऐसे दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें विकासशील जो देश हैं उनकी बात सुनी जाए। और इसीलिए देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका ब्राज़ील का जो दौरा है वो सिर्फ एक दौरा ही नहीं है बल्कि ये एक द्विपक्षीय दौरे के रूप में अब जाना जाएगा। आने वाले समय में ग्लोबल जो साउथ है उसके सहयोग की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उस हिस्से के रूप में देखा जाएगा। और दोनों जो देश हैं अब वैश्विक स्तर पे जो प्रभावशाली आवाज़ है उस आवाज़ के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और विकासशील देशों के जो हित हैं उन हितों का जो प्रतिनिधित्व है वो ये दोनों देश करना चाह रहे हैं। और इसी के साथ देखें तो अब जो दोनों देशों के जो संबंध है वो पहले से बेहतर हो रहे हैं, रणनीतिक जो जुड़ाव है वो अब देखने को मिल रहा है। जो पीएम मोदी है अगर देखेंगे तो ब्रिक्स जो एक कह सकते हैं इसका जो अभी सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने भी गए, वहाँ पर अपनी बातें भी रखी। खास तौर पे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि जलवायु परिवर्तन जो है ये ऊर्जा का केवल मामला नहीं है, ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव हैं, जो प्रकृति है, उसके बीच में जो एक जुड़ाव है उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। भारत धरती की बेहतरी के लिए कई सारे जो अहम है वो कदम उठा रहा है। तो भारत के तरफ से पर्यावरण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कदम है जो उठाए जा रहे हैं उनको यहाँ इस मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री ने रखा। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इससे पहले भी देखें तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको भी
कई सारे जो मामले हैं, कई सारे जो मंच हैं, उन पर रखते रहे। उन्होंने ये कहा कि लोगों को धरती का जो स्वास्थ्य है उससे अपने को जोड़ कर देखना है। और यहाँ पर मोदी ने खास तौर पे कोरोना जो महामारी है उसकी भी चर्चा की और ये कहा कि कोरोना महामारी में हमने दिखा दिया कि बीमारी जो है, इस तरह के जो पेंडेमिक्स हैं, जो महामारी है, वो किसी पासपोर्ट या वीजा की मोहताज नहीं है और इसका जो समाधान है वो सबको मिलकर ही करना होगा और इसी से हम अपने जो प्लैनेट है उसका जो हेल्थ है उसे मिलकर बचा सकते हैं। इस तरह की बात जो प्रधानमंत्री ने की है, इसकी चर्चा खास तौर पे इस सम्मेलन में हो रही है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ, यहाँ पर मोदी ने जो संबोधन दिया उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानने चाहिए। तो संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे ब्रिक्स की जो असली ताकत है वो इसकी डाइवर्सिटी है, इसकी विविधता है। ये बात किसने कही है? तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिक्स है ये अलग अलग जो देश हैं, उन अलग अलग देशों का क्या है, एक तरह से देखें तो उनकी सोच, उनका जो बहुध्रुवी जो नियम है उसका जो भरोसा है वो ब्रिक्स मजबूत करता है। यही नहीं, जो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है एनडीबी की जो सोच है, वो सोच समझकर जो निवेश है वो करने की बात तो यहाँ पर मोदी ने दोहराई है। क्योंकि मोदी का ये कहना था कि बैंकों को सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि लंबे समय तक फायदे वाले जो बैंक हैं उन पर खास तौर पे एक तरह से उनको महत्व देते हुए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। और साइंस एंड रिसर्च के संदर्भ में जो एक साझा प्लेटफॉर्म है वो बनाने का जो सुझाव है वो देश के पीएम ने दिया था। ये कहा था प्रधानमंत्री ने कि एक ऐसा ब्रिक्स रिसर्च सेंटर बनाया जाना चाहिए जहां पर सभी जो देश है वो मिलकर क्या कर सके, विज्ञान और तकनीक पर शोध कर सके। यही नहीं, संसाधनों के गलत इस्तेमाल पर भी खास तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ये हक है। और यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि मोदी ने किसी देश को यह हक नहीं है कि वो किसी भी संसाधन को सिर्फ अपने फायदे के लिए या एक वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल करे। जैसे बहुत सारे देशों के संदर्भ में ये देखने को मिला, ये जो इशारा था खास तौर पे देखें जो चीन और भारत के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में देखने को मिला कि रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनके संदर्भ में जो एक संसाधन चीन में काफ़ी अधिक मात्रा में है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, और इनकी जो सप्लाई है वो चीन ने भारत के संदर्भ में रोक दी। तो इसी पर कटाक्ष था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल कंटेंट पर जो कंट्रोल है उस पर बात कही। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पता चले कि कोई डिजिटल जानकारी वो सही है या गलत है, वो कहाँ से आई है, सही है, किस सोर्स से आई है, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो इन पर भी खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री ने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में होगी एआई इम्पैक्ट समिट। पीएम मोदी ने बताया कि भारत जल्द ही जो एआई है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, उस पर एक बड़ा जो सम्मेलन है, जो समिट है वो करेगा, जिसमें इसकी जो चुनौतियां हैं, उसके जो उपयोग है उस पर बड़े स्तर पे चर्चा करने को देखने को मिल सकता है। तो ये बातें खास तौर पे सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री ने कही। इसके अलावा ट्रंप की जो ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर 10% जो टैरिफ लगाने की जो धमकी है, इसके संदर्भ में जो बातें कही गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है उन्होंने ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों को एक तरह से चेतावनी दे डाली है और ये कहा है कि हम उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का काम करेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो एक तरह से ये जो पूरे न्यूज़ है ये सर्कुलेट होते रही। देश या कहें कि अभी तक जो ब्रिक्स जो विरोधी नीतियां हैं वो अब बड़े स्तर पे जो टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, तो इसको लेकर जो भी ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और ये कहा कि आने वाले समय में जो ब्रिक्स घोषणा पत्र है उसमें विश्व व्यापार जो संगठन है उसके नियमों के खिलाफ देखें तो बढ़ते हुए जो टैरिफ है उस पर अब चिंता देखने को मिल रही है। तो इस पर आने वाले समय में बात भी देखने को मिल सकती है। साथ ही ये भी पीएम जो मोदी हैं उनके भाषण में देखें तो ग्लोबल साउथ के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर भी खास तौर पे मोदी ने कह सकते हैं कि एक तरह से प्रकाश डाला। और यही नहीं, ब्रिक्स का जो विस्तार हो इस पर सुधार किया जाए, इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। इन सभी मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। और सुरक्षा के संदर्भ में देखें जो आतंकवाद है उस पर जो एक कड़ा रुख है
वो दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए जो समाधान हो सकता है उसके लिए वैश्विक जो अपील है वो भी की। आतंकवाद जो है, आतंकवाद पर जो सहयोग है उसकी जो मांग है वो देश के प्रधानमंत्री ने सभी ब्रिक्स जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो आमंत्रित राष्ट्र थे, उनके सामने ये बात अपनी रखी थी। तो ये पूरा हमने देख लिया। ब्रिक्स के बारे में अगर देखना चाहें तो कौन कौन से मूल रूप से इसके सदस्य हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन इसके क्या है, ये फाउंडर मेंबर्स हैं। इसके अलावा 2010 में देखें तो साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो पहले ब्रिक था वो फिर क्या हो गया, वो ब्रिक्स हो गया। इसके बाद 2024 में परिवर्तन देखने को मिला। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई क्या है कि इस संगठन में शामिल हो गए और 2025 में इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने भी इस संगठन को ज्वाइन कर लिया। तो ये हमने पूरा न्यूज़ देख लिया। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेंगे जो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसकी जो अवस्थिति है, आखिर वो कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, तो आपको जिस कंटिनेंट में जाना होगा वो कंटिनेंट है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। दक्षिण अमेरिकी जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, वहाँ पर जाना होगा। उसके उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा एक देश जिसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में सबसे अधिक है, एक बड़ा क्षेत्रफल वाला ये देश माना जाता है। और ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्व में कहा जा सकता है कि इसकी जो अवस्थिति है वो देखने को मिलती है। इधर से आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये देखिए, ये पूरा क्या है, अटलांटिक ओशियन वाला जो क्षेत्र है वो उससे इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर देखेंगे जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, वो भी इससे गुजरती है। दूसरी बात करें तो ये जो देश है ये महाद्वीप के लगभग देखें तो आधे से अधिक हिस्से में क्या है, यही फैला हुआ है। और इस कारण से देखें तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला और सबसे डेवलप्ड कह सकते हैं कि ये देश माना जाता है। अगर इसके अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी जो अवस्थिति है, यहाँ से दो जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है और जो इक्वेटर है, दोनों क्या हो रही हैं कि इससे गुजर रही हैं। तो दो महत्वपूर्ण जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, वो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है उससे होकर गुजर रही हैं। इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है भौगोलिक रूप से देखें तो ये उत्तर और दक्षिण पश्चिम जो गोलार्ध है उसमें अवस्थित है। और इसका अधिकांश जो भाग है आप देखेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके साउथ में देखेंगे तो इसका जो अधिकांश भाग है वो देखने को मिलता है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे जो देश हैं उनसे इसकी जो सीमाएं हैं, यानी कि कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका में जो अधिकांश देश हैं उन अधिकांश देशों से इसकी जो सीमाएं वो लगती हैं। 2-3 देश ही हैं जिससे इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं, जैसे चिली और इक्वाडोर, ऐसे जो देश हैं इनसे इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं। नहीं थी बाकी बहुत सारे जो देश हैं उन देशों से इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या होती हैं, वो लगती हैं। तो एक तरह से 2 ही देश हैं जिनसे इसकी सीमा नहीं लगती है, अधिकांश देशों से इसकी सीमा लगती है। और ब्राज़ील के जो सीमावर्ती देश हैं अगर थोड़ा सा उन पर हम बात कर लें कि कौन कौन से देश हैं जिससे ब्राज़ील अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए जितने भी साउथ अमेरिका के देश हैं उसमें आप देखेंगे तो चिली और इक्वाडोर, 2 जो देश हैं उनकी जो सीमा है वो ब्राज़ील से नहीं लगती। बाकी आप देखेंगे तो सभी देशों से इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। इधर से आप देख सकते हैं लाइन से क्या है, इधर देखिए कोलंबिया, वेनेजुएला, इधर आएंगे तो गुयाना, सूरीनाम, ये सबसे क्या है कि इसकी सीमाएं लगती हैं। इधर आएंगे तो उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये सारे तो क्या है, पेरू, ये सबकी जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, वो ब्राज़ील से लगती हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसके पॉलिटिकल मैप को देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं। ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका के चूँकि पूर्वी भाग में स्थित देश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़े स्तर पर है, बड़ा एक क्षेत्रफल वाला देश है। और दुनिया का ये 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। दुनिया का क्या है, 5th लार्जेस्ट कंट्री के तौर पे ये जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दुनिया का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो अगर पॉपुलेशन के संदर्भ में देखें तो ये क्या है, 6ठे नंबर पे है। अगर एरिया के संदर्भ में देखें तो दुनिया में ये 5वां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है, जो यहाँ की करेंसी है वो रियल है। सकल घरेलू उत्पाद आप देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति जो GDP है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो फिजिकल लोकेशंस हैं उस पर हम बात कर लेते हैं।
ये ब्राज़ील का पूरा मैप है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको देखनी है। जैसे ब्राज़ील का जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी भौगोलिक विविधता रखने वाला क्षेत्र है। ब्राज़ील में कई सारे जो उच्च भूमि है, जो ब्राज़ील हाईलैंड है, ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड कहा जाता है, वो आपको देखने को मिल सकता है। ब्राज़ील के जो पठार हैं वो क्या है कि देश के पूर्वी और मध्य भाग में आपको देखने को मिल सकते हैं। और कई सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो जो पठार हैं, जो प्लेटू हैं, निचली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी जो विशेषता है वो ब्राज़ील के सबसे बड़े जो शहर हैं उन क्षेत्रों तक विस्तृत है। जैसे साओ पोलो जो इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ के जो उच्च भूमि है, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, उसके ऊबड़-खाबड़ जो इलाके हैं उनकी तुलना में देखें तो जो बाकी क्षेत्र हैं वो अपेक्षाकृत क्या है कि वो समान स्थिति वाले हैं। तो इस कारण से देखें तो यहाँ पर काफ़ी जो विविधता है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए एक दो चीज़ें और हम देख सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में। अगर हम आए तो अमेजन जो वर्षावन है, खास तौर पे जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है, इसके आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है जिसे अमेजन वर्षावन भी कहते हैं, तो ये जो वर्षावन है एक तरह से देखें तो ब्राज़ील के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो इस पूरे क्षेत्र में प्रवाहित हुई। मुख्य जो नदी है वो अमेजन नदी है। उसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, एकर है, आप देखेंगे मदीरा है, पारा है, रोडोनिया है, निग्रो है, मनौस है, मकापा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो जो घने वर्षावन है, जो नदियों का पूरा एक विशाल जो ये नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है, इससे दुनिया की दूसरी सबसे जो लंबी नदी अमेजन नदी है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी कारण से जो वैश्विक जलवायु प्रणाली है उसमें इस पूरे क्षेत्र की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जो ब्राज़ील के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा क्षेत्रीय विभाजन की बात करें, अगर रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि ब्राज़ील को कितने प्रमुख क्षेत्रीय भागों में, भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो देखिए मुख्य रूप से देखेंगे तो 4 या 5 भागों में बांटा जा सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, अगर ब्राज़ील के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाए, यानी कि पूरब और उत्तर वाला जो क्षेत्र है जिसे नॉर्डेस्टे भी कहा जाता है, तो इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है एक तरह से इधर देखेंगे ये पूरा अटलांटिक ओशियन जो क्षेत्र है, इधर भी आप देखेंगे तो अटलांटिक जो ओशियन क्षेत्र है उससे लगा हुआ ये क्षेत्र माना जाता है। पूरे अटलांटिक ओशियन से ये पूरा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसका उत्तर पूरब वाला जो क्षेत्र है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फ्रांसिस्को नदी है उसका जो प्रवाह है वो आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है दक्षिण और पूरब वाला जो क्षेत्र है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, दक्षिण और केवल पूरब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे जो पठार, पर्वत, पहाड़ी, विशाल जो तटीय क्षेत्र है ये आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो महत्वपूर्ण जो इसके तटीय शहर है, जैसे यहाँ से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सैंटोस है यहाँ का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक बंदरगाह माना जाता है। पैटोस है, रियो जो ग्रांडे है, इधर आएंगे तो मोंटेवीडियो है। तो इस तरह से क्या है कि इधर से पूरा आप बढ़ते जाएंगे तो मोंटेवीडियो क्या है कि इसका शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तटीय शहर हैं ये महत्वपूर्ण इसके अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि अमेरिका की दूसरी जो सबसे बड़ी नदी प्रणालियां हैं, जैसे इधर देखेंगे तो बहुत सारी जो नदियां हैं उन नदियों की जो एक तरह से देखें, यहीं पर देखिए रियो ग्रांडे जो बड़ी एक नदी है, तो इस तरह की बड़ी नदियों का जो निकास है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस कारण से अगर इस पूरे क्षेत्र में ये साउथ वाले क्षेत्र में देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और इसी के उत्तर में आपको ये पूरा जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, जो उच्च भूमि है, वो भी देखने को मिल सकता है। ब्राज़ील के सबसे दक्षिण क्षेत्र में आएंगे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, जो साउथ वाला क्षेत्र है, जो पराना या इस तरह के रियो ग्रांडे या इन नदियों के द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो जलवायु है वो खास विशेषता रखती है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को यहाँ पर दर्शाती है। और यहाँ पर खास तौर पे 2-3 जो नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पर ये जो नदी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इगुआकू नदी, वो
महत्वपूर्ण यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर खास तौर पर देखेंगे तो इधर क्या ब्राजीलियन हाईलैंड है, इधर आप देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। पंपास जो तराई क्षेत्र है उस रूप में भी ये जाना जाता है। और इस तरह से देखेंगे पीछे जो इधर वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पश्चिम वाला जो इसका क्षेत्र है। एक तरह से दोनों तरफ आप देखेंगे तो इसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनमें विविधता देखने को मिलता है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जो नदियां हैं उनके क्रम पूछता है, या फिर ये भी पूछ लेता है कि बाएं से कौन सी नदी आकर अमेजन से मिलती है और दाएं से, जैसे बड़ी जो नदियां हैं उनको आपको देखना है। जैसे देखिए निग्रो जो नदी है इसको आप देख सकते हैं, जो मदीरा रिवर है इसको आप देख सकते हैं, जो तपाजास रिवर है इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इधर से देखेंगे तो मकापा नदी है, इससे आकर मिलती है। तो इस तरह की जो बड़ी नदियां हैं उनको आपको ध्यान रखना है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ देखेंगे जैसे पेंटानल जो है इसकी जो अवस्थिति है ये आपसे पूछ सकता है। जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ये आपसे पूछ सकता है। जो ब्राजीलिया है इसकी जो राजधानी है ये ठीक इसके मध्य में अवस्थित है। इसके अलावा जो इसके सीमावर्ती देश हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको एक बार क्रम से देखना है कि किधर किसकी अवस्थिति है। उत्तर में कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं ब्राज़ील से लगती हैं, पूरब में कौन सा क्षेत्र है जैसे पूरा अटलांटिक ओशियन जो क्षेत्र है, इसके दक्षिण में कौन से देश हैं जिसकी सीमाएं लगती हैं, और साउथ अमेरिका में कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती हैं। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनके नाम पूछे जा सकते हैं कि आखिर किस नदी का जो निकास है वो कहाँ पर होता है। जैसे यहाँ की जो नदियाँ हैं इनकी नदियों के बारे में आप देख सकते हैं कि इनका जो निकास है किस नदी का अगर देखें तो सीधे अमेजन में नहीं होता है या अमेजन से जाकर नहीं मिलती है, और अगर पूरब में देखेंगे तो किन नदियों का निकास अटलांटिक ओशियन में होता है। तो इस तरह के जो डेटा है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जैसे ब्रिक्स के बारे में आप देख सकते हैं क्योंकि पूरी न्यूज़ इसी के आसपास सर्कुलेट हुई है। तो इससे जुड़े हुए जो भी डेटा है उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से जो देश हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़मीन जो है दुनिया के सिर्फ ब्रिक्स देशों के पास है, तो कितनी है, तो ये कहा जा रहा है कि वो 31% से अधिक है। तो ब्रिक्स की जो एक भूमिका है दुनिया के संदर्भ में वो दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, और अब इसका जो विस्तार है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला है। लगातार क्या है कि जो देश हैं अलग अलग दुनिया के वो ब्रिक्स से जुड़ रहे हैं। तो जो ब्रिक्स की अपनी जो एक मजबूती है वो दुनिया के सामने अब आने वाला है। आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है कि अब ये G7 G20 जैसे जो संगठन हैं उनके सामने या उनकी तुलना में एक मजबूत स्थिति में होगा, और अब साउथ के जो देश हैं उनकी जो बातें हैं वो विभिन्न मंचों पर सुनी जाएंगी। तो ये पूरा न्यूज़ था, और जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन थे उन पर भी हमने बात की। अब यहाँ पर अगर एक प्रश्न देखें तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, साओ पोलो, विक्टोरिया, या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।